हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, काफी समय से आप डिलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, आज क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा ऐसा लीडर्स बता रहे हैं। इस वक्त में किशन रेड्डी जी जो केंद्र मंत्री है वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई कमीशन फॉर्म नहीं किया गया, गाइडलाइन सेट नहीं हुए और इतनी जल्दबाजी में जो मीटिंग बुलाई गई है, बात की जा रही है, वो सरासर गलत है, ये बता रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब भारत सरकार ने और खास नरेंद्र मोदी जी ने जो नया पार्लियामेंट बनाया उसमें उन्होंने इंतजाम कर दिया 888 सीट लोकसभा में और 300 से ज्यादा सीट राज्यसभा में, उसका इंतजाम भी हो गया और आज नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसी में से आज पार्लियामेंट भी चल रहा है। अगर आपका कोई इरादा ही नहीं था, कोई मन ही नहीं था, तो आपने क्यों बनाया इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े तादाद में सीटों की प्रोविजन क्यों किया? आज जो किशन रेड्डी साहब कह रहे हैं कि ये प्रीमेच्योर है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ 1976 में पहली बार जब 25 साल का फ्रीज लगाया गया था सीट बढ़त पे, उसको फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में फिर एक बार 25 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया। तो आज 50 साल बाद आज फिर एक बार डिलिमिटेशन होने का है 2026 में। तो इसमें 2026 में जो डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इसमें मसला ये है कि जिन राज्यों ने, जिन रियासतों ने पूरी तरह से फैमिली प्लानिंग का अमलावरी ढंग से किया, उनको आज पनिशमेंट दिया जा रहा है, एक परवर्स इंसेंटिव उनको दिया जा रहा है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग ढंग से नहीं अमल किया। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, जहां पिछले 30-40 सालों में आबादी बढ़ते गई और एक तरफ दक्षिण भारत में और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, पंजाब में, जहां फैमिली प्लानिंग ढंग से अमल किया गया भारत सरकार के आदेश, आज उनको आप पनिशमेंट दोगे। ये कहाँ की न्याय है, कहाँ की इंसाफ है? तो हमारी क्वेश्चन सीधी है, हम पूछ रहे हैं भारत सरकार से, डिलिमिटेशन आखिर किया किस लिए जाता है? डिलिमिटेशन इसलिए किया जाता है कि अवाम का जो आक्रोश है, अवाम का जो एक प्ली होता है, अवाम का अगर कोई मसला है, कोई समस्या है, उसको सरकार हल उसका निकाले। तो अगर सरकार को हल निकालना है तो आप असेंबली के सीट बढ़ा दें, हर राज्य में आप असेंबली की सीट बढ़ा दीजिए। और ये जो आप कोशिश कर रहे हो, जहां आपकी संख्या नहीं है, जहां आपकी आज ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे साउथ इंडिया है, जैसे पंजाब है, जैसे बाकी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, आप वहां पे सीट काट के और हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी ताकत है वहां बढ़ाने की आप कोशिश और साजिश कर रहे हो। साफ साफ दिख रहा है। जहां जिस किसी को भी अगर ये नहीं समझ आता तो मैं क्या कहूं उनको, मैं रेड्डी साहब को भी यही कहूंगा, शायद आपको नहीं पता होगा पर जरूर नंबर 1 और नंबर 2 को सब कुछ पता है। उन्होंने मन बना लिया कि साउथ इंडिया में सीट काटना ही काटना है और जहां बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उनका मन बहुत उनका इरादा साफ है, उनका पूरी तरह से उन्होंने मन बना लिया, इसीलिए हम अपोज कर रहे हैं। सर, पहली मीटिंग जो रखी गई थी चेन्नई में, वहां पर आपने जो पॉइंट्स रखे उसको काफी प्रेज किया गया। हैदराबाद में दूसरी मीटिंग के बाद तेलंगाना सरकार कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या बातचीत करेंगे, कुछ डिमांड्स बढ़ेंगे या फिर और ज्यादा डिस्कशन चाहिए? मैं बस इतना ही कहूंगा, अभी तो बात होना चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि जो बात हमने रखनी थी पूरे दुनिया के सामने हमने तो रख दी। हमने कहा कि भाई ऐसा है, अगर आपको बढ़ाना ही है सीट तो प्रोपोर्शनेट बढ़ाओ, 543 से हर राज्य में बढ़ाइए, इक्वल मेजर में बढ़ाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद रखना चाहिए, अगर नहीं करना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है क्योंकि सेंसस भी नहीं हुआ, तो आप फ्रीज कर दो और 25 साल। जो काम इंदिरा जी ने किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आप भी करिए, 25 साल और फ्रीज कर दीजिए, बाद में फिर देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। तीसरी एक ये भी हमने प्रपोजल ये भी रखी थी कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से ही आपको करना है तो हम ये भी कहेंगे भाई कि जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसको पनिश क्यों कर रहे हो? जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में आपका साथ दिया, जैसे तेलंगाना राज्य है, हमारी पॉपुलेशन है 2.8% इंडिया में, बट हमारी कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को 5.2%। तो अगर यही बेसिस पे हम भी पूछें अगर कि भाई जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है, देश की जो पर कैपिटा है, उसमें जो हमारी भागीदारी है, उस हिसाब से हमें एमपी सीट दो, ये क्या मुनासिफ है? तो हम यही कहेंगे केंद्र सरकार से, सोच समझ के आप काम करिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको अगर जल्दबाजी में कुछ अगर कदम उठाएंगे तो फेडरल बैलेंस गड़बड़ा सकता है। इसको लेके फिर काफी सारे आंदोलन भी चलेंगे, जहां कहीं भी सीट घटेंगे वहां आंदोलन भी होगा और ये देश के हित में भी नहीं है। सर, केंद्र मंत्री बंडी संजय के बयान पर आपके पार्टी के डेलीगेशन ने कंप्लेंट दिया, क्या डिमांड रखेंगे उनके जो स्टेट? बंडी संजय जी को मैं यही कहूंगा कि भाई आप
आज बीजेपी के करीमनगर कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर नहीं हो, आप अभी केंद्र मंत्री हो। आपको जब भी कुछ कहना हो, एक दो बार आपके लोगों से पूछ लीजिए, पूछ के बात करिएगा, क्योंकि कुछ भी बोल देते हैं, वो जो मन में आया वो बोल देते हैं बगैर कोई फिल्टर। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपने अगर जो बयान दिया कल की फेक करेंसी की रैकेट चल रही थी कर्नाटक में, कौन सरकार थी वहां पे? आप ही की तो थी ना, बीजेपी की। तो क्या कह रहे हैं आप? अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर थे 2022 में, वो फेल हो गए। आपके बॉस फेल हो गए, यही आप कह रहे हो। तो बंडी संजय से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक दो मिनट इत्मीनान से बोलो, सोच समझ के बोलो। अगर आप नहीं सोच सकते हो, नहीं समझ सकते हो, तो किसी से पूछ के तो बोलो। कम से कम आप अभी कॉर्पोरेटर नहीं हो, मंत्री हो। कम से कम अभी तो जिस किसी का भी आपने इंसल्ट किया, हमारे लीडर केसीआर साहब का, आप पहले माफी मांगो, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत शर्मनाक बात है आपके लिए, तो अच्छी बात नहीं है पॉलिटिक्स। सर, हाल ही में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक लड़की के ऊपर बलात्कार की कोशिश में वो चलती ट्रेन से कूद गई और काफी गंभीर रूप से वो घायल हो गई है, उसका इलाज चल रहा है। इस विषय पर क्या कहें? हैदराबाद में कल रात में ये घटना हुई, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि मैंने 10 साल में, पिछले हमारी जो गवर्नमेंट थी, कभी भी ऐसे इंसिडेंट हमने मतलब इतनी भयानक इंसिडेंट हमने नहीं देखी। इतने पब्लिक प्लेस में, एक ट्रेन में, अगर एक लड़की को कूदना पड़े अपने आप को बचाने के लिए, तो इतनी खराब लॉ एंड ऑर्डर की माहौल है। कितनी खराब लॉ एंड ऑर्डर की माहौल है हम समझ सकते हैं। 10 लाख सीसी कैमरा हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में इंतजाम की थी हैदराबाद में। शी टीम हम लोग लाए, भरोसा सेंटर लाए, हर लड़की को यहाँ पे सेफ और महफूज फील करने की हम हर कोशिश हमने की। आज जब से कांग्रेस की हुकूमत आई, उनका बस एक ही एजेंडा है, बीआरएस लीडरों पे केस कैसे लगाया जाए, सोशल मीडिया पोस्ट पे कैसे दबाव डाला जाए, हर किसी को अरेस्ट कैसे किया जाए, जेल कैसे भिजाया जाए। तो इसलिए मैं रेवंत रेड्डी जी से कहूंगा, ऑफिसर काफी काबिल ऑफिसर है, काफी काबिलियत है उनमें, आप उनको छोड़िए और उनको अपने आप फ्रीडम दे दीजिए, उनको काम करने दीजिए। उनको हमेशा पॉलिटिसाइज करके उनके काम को आप पूरा, आज जो 24% क्राइम रेट जो बढ़ गई, इसका जिम्मेदारी आप ही को लेना पड़ेगा। आखिरी में मैं ये भी कहूंगा, इस गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटीज है, एक तरफ आज एक बच्ची को रनिंग ट्रेन से कूदना पड़ता है, और दूसरे तरफ आज हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट मिस वर्ल्ड कंटेस्ट में बिजी है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या प्रायोरिटीज हैं आपके? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जिनके अंडर रेलवे पुलिस आती है, तहकीकात करेंगे, और उम्मीद है कि ऐसे कांड, ऐसे घटना फिर कभी आगे नहीं देखने को मिलेगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।